नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं धारा 35A 370 और धारा 786 जो कि सबसे खतरनाक है। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले हमें बात करनी चाहिए राकेश डकैत के से बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि धारा 370 35A हटने के बाद में कश्मीर में किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। हमें आज ये पहली बार पता लगा है कि नेहरू जी ने धारा 370 और 35A लगाई ही थी किसानों के हित को सोच करके। इससे बहुत किसानों का हित हुआ और नरेंद्र मोदी सरकार ने धारा 370 35A हटा करके सभी किसानों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। और इसी वजह से दिल्ली के बॉर्डर्स पर डकैत साहब बैठे हुए हैं। उनके इस बयान पर थोड़ी सी तालियां और 2 मिनट का मौन अवश्य धारण करें इनके इस बौद्धिक पतन पर। अब हम बात कर लेते हैं धारा 370 और 35A के बाद में धारा 786 जो कि सबसे खतरनाक है और इसने पूरे के पूरे भारतवर्ष को अपने पाश में लिया हुआ है। साथ ही जब यहां पर बात चल ही रही है राकेश डकैत की, तो बात कर लेते हैं उनके एक ऐसे वक्तव्य के विषय में भी जो उन्होंने दिया था एक डिबेट में। राकेश डकैत कहते हैं कि यूपी की जो सरकार है वो मुसलमानों की पिटाई कर रही है ताकि उनसे जबरदस्ती वोट लिया जा सके। अब वोट तो लिया जाना है 1 साल के बाद में और पिटाई हो रही है केवल अतीक अहमद जैसे लोगों की, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पिछले 16 महीनों में तकरीबन 1150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, नीलाम की गई उन लोगों की जो कि गैंगस्टर्स थे। तो क्या डकैत साहब ये कहना चाहते हैं कि वो गैंगस्टर्स के पक्ष में हैं? क्या वो चाहते हैं कि गैंगस्टर्स को छोड़ दिया जाए? क्या वो चाहते हैं कि गैंगस्टर्स के ऊपर कोई नकेल ना कसी जाए और वो पैसा, वो जमीनें जो उन्होंने आम लोगों की दबाई हुई हैं, क्या उस पर से कोई भी कब्जा ना छुड़वाया जाए? क्या वो लोग किसान नहीं थे जिनकी जमीनों पर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों ने कब्जा किया हुआ था? तो ये सिलेक्टिव जो किसानी है, इसको लेकर के देश बहुत सारे सवाल पूछना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान है। ये वही राकेश डकैत साहब हैं जिनके बड़े भाई नरेश डकैत जी ने 2013 में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम मुल्लों की दाढ़ी नोच लेंगे, मुजफ्फरनगर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा वरना हम, सब कुछ उन्होंने कहा था और बहुत भड़काऊ बयानबाजी की गई थी उस दौरान। लेकिन आज यही अपने आप को स्वघोषित मुसलमानों का मसीहा साबित करने में जी जान से लगे हुए हैं। डिबेट होगी किसानी पर, लेकिन वहां पर ले आएंगे मुसलमानों का हित। अब मुझे नहीं पता कि गैंगस्टर्स का कौन सा हित होता है, दानवाधिकार में कौन सा मानवाधिकार होता है, लेकिन राकेश डकैत साहब अपने आप को ही बस डैश डैश सिद्ध करने में लगातार लगे हुए हैं। हालांकि जब बात चली है धारा 786 की, तो आज मैं आपको बता दूं कि अकेले मेरठ ये वही क्षेत्र है जिसके ऊपर डकैत साहब अभी तक की सबसे बड़ी हनक भरते हैं। ये वही मेरठ क्षेत्र है दोस्तों जहां से अभी तक ISI के 18 से अधिक एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं और सारे के सारे मोहम्मदीन हैं। कैराना क्षेत्र, यहां से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है दरभंगा रेलवे स्टेशन बम ब्लास्ट के चलते हुए, और ये वही कैराना है जहां पर खुद डकैत साहब के संपर्क के लोग रहते हैं, इनके यार और रिश्तेदार अधिकतर रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये वो पूरा का पूरा लैंड है जहां पर डकैत साहब स्टैंड करते हैं और नीचे नीचे उमर गौतम जैसे लोग, ISI के एजेंट जैसे लोग इनके नीचे से जमीन खिसका चुके हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि डकैत साहब किन के हाथों में खेल रहे हैं, कौन सी राजनीति कर रहे हैं। कैराना क्षेत्र से हिंदुओं को मार करके भगाया गया, बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, घरों पर कब्जा किया गया, लेकिन डकैत साहब ने कभी कुछ नहीं कहा। डकैत साहब के परिवारों के लोगों को, मासूम बेगुनाह युवाओं को आजम खान के कहने पर जेल में डाल करके सड़ाया गया। योगी जी आए, उनको छुड़वाया, और जो असली गुनहगार थे मुजफ्फरनगर दंगों के, उनको जेल में डलवाया, उनके ऊपर NSA लगवाई। लेकिन आज यही डकैत साहब योगी जी के विषय में कहते हैं कि वो तो मुसलमानों को पिटवा रहे हैं। कौन से मुसलमान? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग जिनके पास से मैंने बताया 1128 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, जो कि उन्होंने मजलूम, गरीब, मजबूर किसानों की जमीनें दबाई हुई थी। ऐसे लोगों की जमीन
वापस आई मिली, लेकिन समस्या किसको है? राकेश डकैत साहब को। 370-35 से लगी हुई थी, ये तो किसानों के हित में है, लेकिन आड़तियों बिचौलियों को साइड करके सारा पैसा अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए 72 घंटे के अंदर अंदर, ये किसानों के अहित में है। इसी वजह से मैंने कहा कि डकैत साहब की बुद्धि के ऊपर 2 मिनट का मौन अवश्य धारण कीजिएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात चली है तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा कहते हैं, और दिल्ली से अभी तक उमर गौतम की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। और ये उमर गौतम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है, और इस व्यक्ति ने अभी तक हजारों लोगों को कन्वर्ट कर लिया है। कभी के समय में हम लोग सोचा करते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे खतरनाक धारा 786 हटवाने में नरेश टिकैत साहब एक बड़ा रोल अदा करेंगे। हम सबको लगा था, वास्तविकता है ये, क्योंकि आए दिन का खेल हो गया था जो मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव भाई के साथ में देखा था। लेकिन आज यही वो लोग हैं जो मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत करके वहां पर अल्लाह अकबर नारे तकबीर भी बोलते हैं, माफिया मांगते हैं अपने बयानों के ऊपर, और माफी मांगते हैं हर उस बात के ऊपर जिस बात के ऊपर हम युवाओं को गौरव था, गर्व था, जिसकी वजह से हम इन लोगों को अपना हीरो माना करते थे। आज हमारे टिकैत साहब नवरात्रि पर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मंदिरों को गाली देते मिलेंगे, लेकिन इफ्तारी पार्टी में दावत उड़ाते जरूर मिल जाएंगे। ये वो लोग हैं, बात चाहे किसी की भी चले, लेकिन अपने आप को उनका उमर गौतम सिद्ध करने, स्वघोषित मसीहा सिद्ध करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते। भूल जाते हैं 2013 में इनके खुद के बयानात क्या थे। अभी मैंने आपको क्या बताया, भारतवर्ष में ISI का जो घुसपैठ है वो बढ़ता जा रहा है, और उसका केंद्र यही टिकैत साहब के जो आसपास के क्षेत्र इनकी कर्मभूमि बनते जा रहे हैं, चाहे वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना कुछ भी क्यों ना हो। और मैंने आपको पिछले 4 वीडियो में इस बात को बताया कि पाकिस्तान 1000 बार ये कोशिश कर चुका है कि लाल किले पर हम हमला करें, लेकिन नहीं कर पाए, और खुद राकेश डकैत साहब के नेतृत्व में हजारों लोग लाल किले पर जाकर के उसके अस्तित्व को चुनौती दे चुके, उसके मान सम्मान को खंडित कर चुके, और 26 जनवरी जैसे दिन को ये लोग कलंकित कर चुके। उसी ISI का पूरा निशाना इन लोगों के इस आंदोलन पर लगा हुआ है। अर्थात मैं इसको कभी किसान आंदोलन नहीं कहता, मैं इसको आड़तियों का आंदोलन कहता हूं। इस पर उनकी नजर है, वो चाहते हैं कि इनको फिर से भड़काया जाए और फिर से भारतवर्ष के अंदर असंतोष पैदा किया जा सके, ताकि भारतीय लोगों के द्वारा ही भारतीय लोगों पर हमला हो, इसकी अस्मिता, इसकी प्रभुसत्ता के ऊपर हमला हो, ताकि इन लोगों को सबक सिखाया जा सके अपने देश के अंदर बैठे बैठे। और उस काम को हमारे यहाँ बैठे हुए ISI के एजेंट्स कर रहे हैं। इस वजह से इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरे देश के अंदर इस समय पर इस तरीके की घुसपैठिए भागे दौड़े फिर रहे हैं, जो अपने आप को कभी किसानों का मसीहा, कभी मजदूरों का मसीहा, तो कभी किसी अन्य जाति का मसीहा बताते हैं। ये सारे के सारे जो मसीहा हैं, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर केवल और केवल एक ही एजेंडा पर काम कर रहे हैं। वो एजेंडा है पाकिस्तान का एजेंडा, वो एजेंडा है भारत को तोड़ने का एजेंडा, वो एजेंडा है ISI का एजेंडा। केवल एक ही साधेय इनके सामने है, और वो है भारत की अस्मिता को खंड खंड कर इसको कलंकित करना, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये सारे कार्य कर रहे हैं पाकिस्तान ISI के इशारों पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी तक 1128 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है, जो उमर गौतम जैसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हजारों लोगों ने जिन्होंने अपना मतांतरण कराया, और ऐसे ऐसे मूर्ख हिंदू जो अपनी प्रति महीने की सैलरी में से 75 हजार रुपए इस्लामिकों को दे रहे हैं ताकि वो प्रचार प्रसार कर सकें। हालांकि मैं इस बात पर जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जरूर पैसा कमाते होंगे, लेकिन कहीं पर भी डोनेट नहीं करते होंगे, लेकिन इस्लामिक होने के बाद में इतनी बड़ी ज़कात करने वाले मूर्ख लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों पर किस तरीके की कार्रवाइयाँ हों, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और राकेश डकैत साहब, नरेश टिकैत साहब के विषय में भी हमें बताइए कि ये अपना मार्ग क्यों भटक रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश को धारा 786 से छुड़ाने,
बचाने हेतु जिन लोगों से बड़ी उम्मीद थी वो आज अपना रास्ता भटक करके इस तरीके की राजनीति क्यों कर रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें तथा मित्रों से अवश्य कराएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।